हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन 49। ये सेक्शन CGST एक्ट का है, जहां टॉपिक होता है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। बेसिकली चैप्टर का नेम है पेमेंट ऑफ टैक्स, कि जीएसटी के अंदर किस तरह से पेमेंट किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब जीएसटी के पोर्टल पे जाओगे, जीएसटी का जो पोर्टल जहां काम करते हैं gst.gov.in है, यहाँ जब आप जीएसटी नंबर के साथ लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा लेजर का, और इसमें मेनली 3 लेजर होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक होता है लायबिलिटी रजिस्टर्ड। मेन बेसिकली 3 लेजर आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर का पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लायबिलिटी रजिस्टर्ड होता है सेटलमेंट के लिए, कि डेबिट क्रेडिट किस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है, उसके लिए वो लायबिलिटी रजिस्टर में मिल जाएगा। तो कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में हम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जीएसटी के अंदर यदि कोई सामान आप परचेज करते हो, मान लो हमने 1 लाख रुपए का आइटम परचेज किया और जो हमारा सप्लायर था उसने 1 लाख के ऊपर 18,000 रुपीज़ जीएसटी चार्ज किया, और टोटल इनवॉइस जो हमें बना के दिया, इनवॉइस वैल्यू 1,18,000 का दिया। अब ये 1,18,000 का अमाउंट आपको दिया गया, ये 1,18,000 आपको पे करना है सप्लायर का। जो गुड्स या सर्विसेज का वैल्यू था वो कितने का था? 1 लाख का था। 18,000 रुपीज़ जीएसटी का चार्ज किया सप्लायर ने, हमें इनवॉइस मिला 1,18,000 का, हम टोटल पे कर दिए हैं उसी टाइम 1,18,000। 1,18,000 में कितना टैक्स, जीएसटी कितना? 18,000। 18,000 जो जीएसटी हमने पे किया है, जब वो पर्सन रिटर्न फाइल करेगा तो रिटर्न फाइल करने में वो देगा मेरा जीएसटी नंबर और बोलेगा इन्होंने पेमेंट किया था। जब वो फाइल कर देगा तो उसके फाइल करने के बाद ये ऑटोमेटिक हमारे पोर्टल पे आ जाता है। जब हम अपना पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करेंगे तो क्रेडिट लेजर में ये अमाउंट शो करेगा। कितना शो करेगा? 18,000 शो करेगा। अब मान लो मेरा सेल करेंट मंथ का 5 लाख का है, टोटल अमाउंट 5 लाख का, इसके ऊपर 90,000 हमने जीएसटी कलेक्ट किया है, और ये टोटल 590 का कलेक्शन आया है। ये 90,000 हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो जब हम पे करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने ऑलरेडी परचेज पे कितना पे कर रखे हैं। कितना पे कर रखे हैं? 18,000। तो जब लायबिलिटी क्रिएट होगा 90,000 का, तो ऑटोमेटिक ये क्रेडिट लेजर से एडजस्ट हो जाएगा, और हमें कितना पे करना है? 90 माइनस 18, 72,000। और ऐसा नहीं करना है कि 72,000 का चेक बना के गवर्नमेंट को जमा करना है, ऐसा नहीं करना है। आप जानते हो पेटीएम वॉलेट, आपको कोई भी सामान मोबाइल रिचार्ज करना है तो हम पेटीएम वॉलेट का यूज़ करते हैं। वॉलेट में हम पैसे डालते हैं और जितने रिक्वायरमेंट होती है उतने का पेमेंट हो गया, बाकी हमारा वॉलेट में पड़ा होता है। मान के चलो ऐसे ही इन्होंने एक वॉलेट बना दिया है, यहाँ पे बोला कि भाई जो भी पेमेंट करना है पहले वॉलेट में डालो, फिर यहाँ से पेमेंट ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, पेमेंट कर पाएंगे, हम डायरेक्टली नहीं पेमेंट कर पाएंगे। तो जो भी हम पहले पैसा देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, पहले हमें वॉलेट में डालना पड़ेगा। मान लो हमने वॉलेट में डाल दिया कितना? 80,000 डाल दिया।
तो यहाँ क्या होगा, 90,000 की लाइबिलिटी बन रही थी, आपके क्रेडिट लेजर से 18,000 एडजस्ट हो गया, नेट लाइबिलिटी कितना 72,000, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा हमारे वॉलेट के साथ, और वॉलेट का जो बैलेंस बच जाएगा वो 8,000 बच जाएगा। यदि आप ज़्यादा नहीं डालना चाहते हैं तो आप वॉलेट में कितना डालेंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए, वॉलेट में हमें डालना पड़ेगा 72,000, और उस वॉलेट को कहते हैं जिसके अंदर हम पेमेंट करते हैं टैक्स पेमेंट के लिए, उसे कहते हैं हम कैश लेजर। तो सबसे पहले जो हम डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो रिफ्लेक्ट होगा कैश लेजर में, उसके बाद ही हम पेमेंट कर पाएंगे। और ये केवल टैक्स का नहीं है, इसको यदि आप देखेंगे तो ये टैक्स भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकता है। किसी तरह का अमाउंट यदि हमें गवर्नमेंट को पे करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस वॉलेट में डालना पड़ेगा, जिसको जीएसटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम कोई भी पेमेंट करने के लिए पहले पैसा डालते हैं और वहां से जीएसटी के पोर्टल पे एडजस्टमेंट होता है, पेमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हमारे पास एक मिरर की तरह होता है कि जो हमने परचेज करने टाइम में किसी भी पर्सन को टैक्स दिया और अपना जीएसटी नंबर दे चुके हैं, तो जब वो पर्सन रिटर्न फाइल करेगा हमारे पास वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं आपने परचेज किया लेकिन आपके क्रेडिट लेजर में शो नहीं हो रहा है, तो उस सप्लायर को आप फॉलो कर सकते हैं कि हमारा पैसा अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आप जो रिटर्न फाइल किए हैं आप एक बार चेक कर लो कि मैंने जो परचेज किया था उसको आपने डाला है या नहीं डाला है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर में। मतलब कोई भी पेमेंट किया जाएगा जीएसटी के अंदर वो कैश लेजर से किया जाएगा, और ये आफ्टर एडजस्टमेंट होगा। जो भी लायबिलिटी टोटल बनती है कलेक्शन किया जीएसटी का, उसमें से एडजस्ट होगा क्रेडिट लेजर में जो कुछ बचा होगा। उसके बाद का पेमेंट हम देखते हैं। तो सेक्शन 49 है इनके लिए, और सेक्शन 49 के अंदर सब सेक्शन बने हुए हैं अलग अलग, जो कि एक एक पॉइंट्स को जितना कुछ बताया गया हो उनको बारीकी से समझाते हैं। गवर्नमेंट ने एक लॉ में, एक्ट में प्रोविज़न बना के रखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। ये सबसेक्शन 1 है सेक्शन 49 का। नॉर्मल कह रहा है कि एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड एनी अमाउंट, ये सारे के सारे जो पेमेंट आप करना जा रहे हो और ऑनलाइन कर रहे हो, ये सारे के सारे कहाँ होगा? क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला कि किसी तरह का पेमेंट आप करना चाह रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपके कैश लेजर में चला जाता है और कैश लेजर से ही पेमेंट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ एसेट्स इन द रिटर्न ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिट टू हिज क्रेडिट लेजर। मतलब आपने परचेज करने टाइम में किसी तरह का टैक्स पे किया है तो ये रिफ्लेक्ट होगा कहाँ? क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। अब सेक्शन 49 सबसेक्शन 3 क्या कहता है उनको देखते हैं। सेक्शन 49 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड द, जो कैश लेजर में आपके पास अवेलेबल पेमेंट है उसको हम यूज करेंगे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या एनी अमाउंट पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेल। जो भी है आपका पेमेंट जो है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पेमेंट किया जाएगा। ऐसे ही सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 कह रहा है कि द अमाउंट अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर क्या था? जो हम खरीदने टाइम में जो पैसा ऑटोमेटिक गया था
may be used for any payment toward the input tax under this act। नॉर्मल दे दिया है लाइन कि उसका एडजस्टमेंट होगा। हमने भी बताया कि 90,000 होगा, उसमें से आप क्रेडिट लेजर में पैसा है 18,000, आपके पास नेट पेएबल कितना अमाउंट होगा, नेट पेएबल अमाउंट 72,000 होगा। इसको एग्जाम्पल द्वारा बताया गया, उन्हीं को लिखा गया है। तो अभी तक देखें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, ये चारों ही सबसेक्शन कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के बारे में बात करता है। आइए सबसेक्शन 5 क्या कहते हैं उनको देखते हैं। अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ। अब देखो, जो क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है अमाउंट, उसका यूटिलाइज कैसे किया जाए, करा एक स्टेप बाय। इनको 1, 2 अलग अलग क्लॉज दे रखा है। C क्लॉज है, D क्लॉज है, E क्लॉज है, E क्लॉज है, F क्लॉज है, F क्लॉज तक है। मतलब सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 में F क्लॉज है, और ये F क्लॉज केवल एक बात को इंडिकेट करता है। क्या करता है कि जो हमारे पास, इसके ऊपर हम अलग से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टैक्स कितने तरह के होते हैं। IGST होता है, CGST होता है, SGST होता है, UTGST होता है। ये सारे हमारे टैक्स के टाइप्स हैं, अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। ये आपस में एडजस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेजर में कौन सा पैसा जमा होगा। मान लो मैं दिल्ली में हूँ और कोई परचेज हमने किया है मुंबई से, तो मुंबई वाले जो इनवॉइस देंगे, मान लो 1 लाख का, उसमें 18,000 रुपीज़ मुंबई वाले कौन सा लगाएंगे, IGST। तो IGST हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेजर में 18,000 दिखेगा। मान के चलो एक परचेज हमने किया दिल्ली में ही, और वहां पता चला कि 5,000 CGST और 5,000 SGST लगा, CGST और SGST लगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें IGST कितना शो हो रहा है, IGST शो हो रहा है 18,000, CGST कितना शो हो रहा है, CGST 5,000, और SGST कितना शो हो रहा है, 5,000। ये 3 अमाउंट शो हो रहा है कौन से लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब पंगा क्या है कि मैं 100% सेल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सेल दिल्ली में। तो जो यहाँ टैक्स का कलेक्शन होगा, वो टैक्स का कलेक्शन होगा हमें क्या, CGST होगा और SGST होगा। ये 2 टैक्स का कलेक्शन होगा। मान लो हमने सेल कर दिया 20 लाख का, तो 20 लाख का 18% कितना हो जाएगा, 1 लाख का 18% 18,000 हो गया, 20 लाख का 18% 3,60,000। तो 1,80,000 हमें यहाँ पे करना है, 1,80,000 हमें यहाँ पे करना है। तो ये हमारी लायबिलिटी है, और ये अमाउंट जो हमने परचेज करने टाइम में खरीदा है, यहाँ हमें पे करना है CGST और SGST। यहाँ हमारे पास अवेलेबल है IGST, CGST, SGST। अलग अलग अमाउंट में अलग अलग सेल में अलग अलग अमाउंट हो सकते हैं। तो इसको आपस में एडजस्ट किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए हमारे पास जो सेक्शन है वो सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 है, जिसको हम अलग से आपको इस टॉपिक को क्लियरिटी के साथ रखेंगे। सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 कि किस तरह से आपको एडजस्ट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी टॉपिक के एंड में देखेंगे हम इसको। उसके बाद हम चलते हैं 6 पे, सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 कह रहा है कि द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। इसके बाद भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ बैलेंस है,
आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी एंड एनी अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट, तो इसको मे बी रिफंडेड अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। सेक्शन 54 को, अभी 49 पढ़ रहे हैं हम, 54 पढ़ेंगे बाद में, तो देखेंगे कि 54 के अकॉर्डिंग जैसा बताया गया है सेक्शन 54 में, उस तरह से इस बैलेंस, अवेलेबल जो बैलेंस हैं उनको आप रिफंड किया जा सकता है, रिफंडेड हो सकता है। ये कौन सा प्रोविजन में लिखा है? सेक्शन 49 सब सेक्शन 6 में। आपको भी बताया था कि हमारी लायबिलिटी कितनी बनी, 90,000 की एग्जाम्पल में। सीजी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना है, 18,000। आपके पास कितना लायबिलिटी बना, 72,000 नेट लायबिलिटी बना पे करने के लिए। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 80,000 डाल दो, 72 मैच एडजस्ट हो जाएगा, बचेगा कितना, 8,000। ये कहाँ बचेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस 8,000 को रिफंड कर सकते हैं? तो हमारे पास पावर है सेक्शन 49 सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कि किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचा हुआ है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, एनी अदर अमाउंट, तो हम उस पैसे को रिफंड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन 54 क्या कहता है उनको देखते हुए। आइए नेक्स्ट, सेक्शन 49 सब सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है कि ऑल लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन ए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। आपको लास्ट लाइन बताया था, एक कैश लेजर में कैश, क्रेडिट एंड लायबिलिटी रजिस्टर्ड, तो ये 3 होते हैं, 1, 2, 3। अभी तक दोनों के बारे में बात कर रहे थे, अब थर्ड के बारे में बात किया कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो हर चीज़ को रिकॉर्डिंग होना चाहिए लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। ये 49(7) कह रहा है। 49(8) में देखते हैं, सेक्शन 49 सब सेक्शन 8 में क्या कहा जा रहा है उनको देखते हैं। और यहाँ इन्होंने 3 पॉइंट दे दिया, क्या है पहले प्रोविजन उनको देखते हैं कि एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट। यहां दे दिया है फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट दिया है सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न प्रीवियस पीरियड, सेल्फ असेस टैक्स अदर ड्यूज रिलेटेड टू करेंट पीरियड and any other amount payable under this act rule made including the demand। कोई डिमांड है तो उनके अकॉर्डिंग। ये 3, इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले हम पिछले वाले का, मान लो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और 3-4 महीने तक आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, और जब आप पोर्टल में चाहेंगे 4 महीने बाद हम करेंट महीने का रिटर्न फाइल कर लें, तो आपको बार बार पॉपअप आएगा कि आप पिछले महीने का नहीं फाइल कर पाए हैं, इसीलिए पहले करंट मंथ का नहीं कर सकते। तो इसके अंदर यही सिस्टम डेवलप, जब आप पिछले महीने करने जाएंगे तब आपको बताएगा आपके लेट फी जो है वो 500 आपको चार्ज कर दिया गया है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप पिछले महीने का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो हमें पहले पेमेंट करना पड़ेगा प्रीवियस पीरियड का, फिर हम करेंट मंथ का एसेसेबल निकालेंगे, टैक्स डिटरमाइन करेंगे कितना होता है, फिर हम करेंट मंथ का पे कर देंगे। और लास्ट में किसी तरह का ऑर्डर से हमें सेक्शन 73-74 के अकॉर्डिंग कोई अमाउंट हमारे ऊपर लगाया गया है पेनल्टी वगैरह का, या डिमांड किया गया है ऑफिसर द्वारा, तो उसका पेमेंट हम बाद में करते हैं। तो सीरियल्स यही चलता है, सबसे पहले आप प्रीवियस पीरियड को लोगे, प्रीवियस पीरियड, उसके बाद करेंट पीरियड को लोगे और फिर डिमांड को लोगे। तो इसका सीक्वेंस यही है। कोई बंदा चाहेगा पहले मैं डिमांड पूरा कर दूं या करेंट पीरियड पूरा कर दूं, तो इस तरह से आप संभव नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि पेमेंट आप ऑनलाइन ही करेंगे
तो जब तक आपका प्रीवियस टैक्स पीरियड का पेमेंट नहीं होगा, ड्यूज क्लियर नहीं होगा, तब तक आप सेल्फ असेसमेंट में मतलब करेंट पीरियड में नहीं आ पाएंगे। तो ये सबसेक्शन 8 में बताया गया है। आइए हम देखते हैं सेक्शन 49 सबसेक्शन 9 को। ये मिसलेनियस पॉइंट कुछ कुछ वर्ड्स जो दिए गए हैं इस सेक्शन के अंदर, उनके बारे में बताया जा रहा है। और क्या उनके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ देखिए आप, कह रहा है कि डेट ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द ऑथराइज्ड बैंक शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। उनको मान लिया जाएगा कि आपने उस डेट को डिपॉजिट किया है। दूसरा कह रहा है कि ऑल ड्यूज का मतलब जो है वो केवल मीन्स द टैक्स पेएबल अंडर डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट फी पेनल्टी। ऑल ड्यूज का मतलब केवल पेमेंट ऑफ टैक्स है, एंड अदर ड्यूज का मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फी है। मतलब टैक्स ड्यूज का मतलब इस एक्ट के, इस प्रोविजन के, और अदर ड्यूज यदि बोला गया एक्ट में तो इसका मतलब है इंटरेस्ट से, पेनल्टी से, फी से, इनके बारे में। और टैक्स ड्यूज का मतलब हो गया कि टैक्स पेएबल अमाउंट कितना है, उनके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ क्लियर कर दिया है। कहाँ के क्या है क्लियर, ये सेक्शन 49 सबसेक्शन 9 में। और सबसेक्शन 10 में क्या कह रहा है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 में कह रहा है कि जितना कुछ भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, सबसे पहले बात आपको माइंड ये भी सेट करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप ट्रांसफर करते हैं वो पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर रहे हैं। आप वॉलेट में डालने से पैसे का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 100% पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को। जब तक उसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया जाएगा तब तक आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक वॉलेट्स हैं, आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। लेकिन जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और कुछ वॉलेट में पैसे हैं, मान लो आपने 10,000 ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये आपके पैसे हैं, जब भी चाहेंगे आप यहाँ से रिफंड कर सकते हैं। ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिफंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो ऐसा नहीं समझना है कि हमने उस वॉलेट में पैसे डाल दिए तो इससे हमारा टैक्स का पेमेंट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है। और जो लास्ट प्रोविजन है सेक्शन 49 सबसेक्शन 11 का, कि वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट प्रोविजन शैल डीम टू बी डिपॉजिटेड सेड लेजर एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। बस इनको जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, आप लेजर में रख रहे हैं। आप ध्यान से देखना कि जो भी आपका 10 और 11 यही बात कर रहा है कि जो भी आप अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं और वॉलेट में डाल रहे हैं, उसको आप कभी भी रिफंड ले सकते हैं। और उसमें जमा करने का मतलब ये नहीं है कि टैक्स का पेमेंट आपने कर दिया, वो आपका पैसा है, आप कभी भी वहाँ से रिफंड कर सकते हैं। आप ऐसा पैसा वहाँ रखा भी गया है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने रिफंड क्लेम कर लिया, आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। तो ये हमारे सबसेक्शंस थे सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने आपको एक जो सबसेक्शन था 49 के अंदर एक सबसेक्शन 5 जो था उसको हमने यहाँ से छोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद हम बताने जा रहे हैं वो हमें एक एक कॉन्सेप्ट किसके साथ क्या होना चाहिए, किसके साथ कौन सा एडजस्ट होना चाहिए, इनको देखना है। तो बहुत ही एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स है वो, IGST, CGST, SGST, UTGST की आपस में कौन किसके साथ एडजस्ट हो सकता है, कौन किसके साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। जब इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेंगे, हर क्लासेस में, हर चैप्टर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा उनको भी दिया जाएगा। तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रैक्टिकली अमाउंट वगैरह लिख के देखेंगे तो वहाँ और आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 5
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे। आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सेक्शन 49 के अंदर एक सबसेक्शन 5 है, जो कौन सा टैक्स किसके साथ एडजस्ट होगा उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो आईटीसी अवेलेबल है वो कौन सा आईटीसी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है आईजीएसटी। तो इससे सेट ऑफ किसको किया जा सकता है? सबसे पहले सेट ऑफ होगा यहाँ से कि किसी तरह का आईजीएसटी की लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, इनको हम सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे। कुछ बैलेंस बाकी है, फिर हम सेट ऑफ करेंगे सीजीएसटी को, और फिर भी कुछ बैलेंस है तो एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी का सेटलमेंट होता है, किया जाता है। ये किससे किया जाता है? जब आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है। अब इसी तरह से हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं कि हमारे पास क्रेडिट लेजर में अवेलेबल बैलेंस है सीजीएसटी, ये क्रेडिट लेजर में है। तो इसकी लायबिलिटी, जो टैक्स लायबिलिटी है, किस तरह से होगा? सबसे पहले हम जो राइट ऑफ कर सकते हैं वो सीजीएसटी को करेंगे, और कुछ बैलेंस बाकी है फिर हम आईजीएसटी को करेंगे। ये सेकंड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है इनपुट बैलेंस। किसका इनपुट बैलेंस? सीजीएसटी का, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी का है। तो यहाँ से जो राइट ऑफ होगा, सेट ऑफ होगा, सबसे पहले हम एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी का कोई टैक्स लायबिलिटी है उसको राइट ऑफ करेंगे, और कुछ बैलेंस बाकी है तो हम आईजीएसटी का बैलेंस सेट ऑफ करेंगे। तो ये स्टेप्स है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपके पास कौन सा बैलेंस अवेलेबल है, और जो पहले आप सेटलमेंट करोगे वो किसको पहले किया जाएगा, इसको सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 में एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया गया है। ये जो सेक्शंस हैं वो सीजीएसटी एक्ट के हैं, सीजीएसटी एक्ट। इसमें बस ध्यान ये रखना है, इम्पोर्टेंट ध्यान, क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा सीजीएसटी है उससे कभी भी एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी राइट ऑफ नहीं होगा। एक तो ध्यान मेजर यही रखना है। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है यदि मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है एसजीएसटी का, तो इससे हम राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं करेंगे सीजीएसटी को। ये दोनों यदि आईटीसी अवेलेबल है और हम किसी भी हालत में इन दोनों को सीजीएसटी से एसजीएसटी नहीं करेंगे, एसजीएसटी से सीजीएसटी नहीं करेंगे। और लास्ट केस आता है रिवर्स चार्ज को लेकर, कि रिवर्स चार्ज का किसी तरह का आपको टैक्स लायबिलिटी बनती है तो इसको हम आईटीसी से राइट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब क्रेडिट लेजर का यूज हम कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा रिवर्स चार्ज के लायबिलिटी को हमें कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि रिवर्स चार्ज में कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो हम नहीं सेट ऑफ कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे किसी तरह का, यदि हमारे पास अवेलेबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उससे हमें कैश में डायरेक्टली पेमेंट करना है, कैश लेजर के थ्रू उसे पेमेंट करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के लायबिलिटी को। थैंक यू।